Hi guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel, and today we will be starting with a very interesting topic of 11th standard biology, that is respiration. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन के साथ। बच्चों, एक कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देयर आर सो मेनी लाइफ प्रोसेसेस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एटसेट्रा। तो बच्चों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों होते हैं? हमारे बॉडी में ये सारे लाइफ प्रोसेसेस मिलके एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बनाना मतलब हमारे बॉडी को जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए, वो इनके द्वारा मिलता है। सपोज अगर मैं बात करूं ये सारे लाइफ प्रोसेसेस क्यों हैं, तो डाइजेशन जो होता है वो आपके अंदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन मतलब एवरी डे वी टेक सम न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइट, तो इसे कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में आपके डाइट में देयर आर सो मेनी बायोमोलिक्यूल्स आप खाते हैं, और वो बायोमोलिक्यूल्स आपके ब्लड में एसिमिलेट होता है, इसे कहते हैं डाइजेशन। तो बच्चों, विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन आपको मिल रहा है न्यूट्रिशन। क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। तो वैसे ही एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब आपने डाइट लिया, आप इन डे टू डे लाइफ आप अलग अलग चीजें कंज्यूम करते हैं। जैसे कि आप डाइट में खाना खाते हैं, आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ड्रग्स लेते हैं, फिर ऐसे बहुत सारी चीजों के इनटेक के बाद, डाइजेशन होने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं बच्चों। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट अगर हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होंगे तो वो क्या करेंगे? वो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? टॉक्सिसिटी। एंड दिस टॉक्सिसिटी में लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। सो दिस मेटाबॉलिक वेस्ट, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बच्चों, ये क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, एंड इस प्रोसेस को आप कहते हैं एक्सक्रीशन। तो वैसे ही एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन आपके बॉडी के अंदर ये जो प्रोसेस है, ये आपके बॉडी के एटीपी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। एटीपी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आपके बॉडी को एटीपी क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि हम दिन में इन डे टू डे लाइफ वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, लाइक वी डू एक्सरसाइज, वी डू सम लेबर वर्क एंड वी स्टडीज, वी ब्रीथ। तो बहुत सारे काम करने के लिए हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों, ये एटीपी जो है ये किसी न किसी तरीके से हमारे बॉडी में आना चाहिए। तो एटीपी बनाने का जो सोर्स होता है, बनाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही आप कहते हैं रेस्पिरेशन। एंड दिस टॉपिक, ये जो बात है एटीपी बनाना, रेस्पिरेशन, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वैसे एक प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो असेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन इट्स कंटिन्यूटी। मतलब रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए बच्चों? सपोज अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो देयर विल नॉट बी द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक देमसेल्व्स, मतलब उनके जैसे कोई बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो जनरेशन मतलब दैट स्पीशीज विल वैनिश इन सम टाइम। वो स्पीशीज क्या होगा? कुछ दिन में वैनिश हो जाएगा बच्चों। तो ये वैनिश ना हो, इसके लिए हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन की जरूरी है। तो बच्चों, ये इस डिस्कशन में हमने क्या बात किया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, और ये लाइफ प्रोसेसेस क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटेड होते हैं, और हमारे बॉडी को ऐसा ठीक है।
तो बच्चों इस डिस्कशन में हमने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात किया है, और ये लाइफ प्रोसेसेस क्यों होते हैं, ये हमारे बॉडी को कोप अप कराते हैं विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये प्रोसेसेस का डिस्कशंस हमारे पूरे बुक में अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू दिया हुआ है। तो बच्चों इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में रेस्पिरेशन। तो बच्चों चलो हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन को। बच्चों आपने ये बहुत बार वर्ड सुने होंगे, राइट? रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन अभी तक बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि यार रेस्पिरेशन लेना मतलब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। अब बच्चों जैसे जैसे आप देखो आप क्लास में आगे जा रहे हो, तो जैसे आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं आपकी चीजें और क्लियर होते जाती है। तो बच्चों यहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली रेस्पिरेशन होता क्या है। तो बच्चों हमारे मन में एक बहुत बड़ी गलत बात छुपी हुई है कि रेस्पिरेशन मतलब सांस अंदर लेना या फिर सांस बाहर छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन का सांस से लेना देना ही नहीं है बच्चों। देखो रेस्पिरेशन का मतलब समझा रहा हूं। रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस व्हिच अकर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल ओनली विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। मतलब क्या है बच्चों, समझो आपके बॉडी में आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो वो एक्टिविटीज करने के लिए आपको जो एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी कौन सा लाइफ प्रोसेस प्रोवाइड कराता है आपको? वो है रेस्पिरेशन। तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का डेफिनेशन। तो बच्चों मैं आपको रेस्पिरेशन डिफाइन करता हूं। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक बच्चों कैटाबोलिक शब्द का मतलब समझो। व्हाट इज एक होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जितने भी रिएक्शंस आपके बॉडी में होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होते हैं, उसे आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। अब एक बात बताओ बच्चों, आप रिएक्शंस आपने बहुत बार पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो रिएक्शंस जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं। कुछ रिएक्शंस है तो ऐसे होते हैं जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल। मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और वो लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा और वो टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो देखो ये जो बात बोली मैंने, इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि एक रिएक्शन है जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन मतलब लार्ज मॉलिक्यूल विल ब्रेक डाउन एंड रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और एक रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं और वो बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करो, मैं बोलूंगा कि एक रिएक्शन होता है जो ब्रेक डाउन वाला होता है, तो ब्रेक डाउन को हिंदी में कहते हैं काटना। तो कैटा मतलब काटना मतलब ब्रेक डाउन। तो मैं ऐसे समझता हूं कैटाबॉलिज्म इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द लार्ज मॉलिक्यूल गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो वैसे ही बच्चों एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, लार्ज मॉलिक्यूल विल ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। And what is anabolism? It is a type of reaction in which the small molecules will combine together and result into the formation of large molecules. तो वैसे ही रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है? इट इज डिफाइंड एज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अभी बताया मैंने आपको कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और छोटे मॉलिक्यूल्स में बनेगा। अब आप बताओ बच्चों मुझे कि कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल किस चीज से बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सम एटम्स एंड दिस एटम्स मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सम बॉन्ड्स। तो आपको पता है ये जो बॉन्ड्स रहते हैं, इन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है। अब बताओ ये दो है, एक ये है, एक ये एटम है, एक ये एटम है। ये दोनों एटम्स, दिस एटम्स विल बी बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड।
अब इस बॉन्ड में क्या हुआ बताओ, मेरे दोनों हाथों ने एक दूसरे को पकड़ के रखा है, इस पकड़ के रखने में कुछ एनर्जी यूटिलाइज हुआ होगा कि नहीं। अब बच्चों जैसे ही ये छूटेगा तो ये जो एनर्जी इन्हें बांध के रखा था वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी बच्चों। तो वही काम रेस्पिरेशन में भी होता है। बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, तो एक मॉलिक्यूल है उसमें से बॉन्ड्स टूटे, तो जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे तो वो एनर्जी निकलेगा एंड दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी बनता है बच्चों। तो नाउ कम बैक टू द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द कैटाबॉलिक प्रोसेस इन विच large molecule gets broken down into simpler molecules with release of some energy in the form of ATP. So this is the definition for respiration. It is defined as the catabolic process. A catabolic process है, that means large molecules will be broken down into smaller molecules, and how it occurs, it will occur with the release of some energy in the form of ATP. So this is the respiration. So students, हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो बच्चों आपने ये वर्ड्स बहुत बार सुने होंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सो बच्चों व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? It is a type of respiration which occurs in absence, or it is a type of respiration which occurs in absence or lack of oxygen. मतलब बच्चों देखो मैं समझाता हूं आप लोग को। There are certain bacteria, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। वो ऐसे कंडीशंस में लीव करते हैं, रहते हैं जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो बच्चों उनको भी तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है, तो उनको एटीपी की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी? विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। अब बच्चों हमें क्या पता है, हमारा माइंडसेट क्या है कि रेस्पिरेशन जब भी होगा तो वहां पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। नहीं बच्चों, रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज which meet the ATP requirement, जो ATP की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं with the help of anaerobic respiration। तो anaerobic respiration एब्सेंस का एग्जांपल हो गया बच्चों बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है जिसे आप क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और बच्चों कहीं कहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहां पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के मदद से। तो वाइल डूइंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज, जब आप स्ट्रीनस या हैवी एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, सपोज यू आर लिविंग इन अ रूम, आप एक रूम में एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन दिस रूम इज फिक्स्ड। ये रूम में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है फिक्स्ड है, बिकॉज ऑल द विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज्ड। अब वहां पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए आप एक ह्यूमन बीइंग है, यू विल रिक्वायर ऑक्सीजन। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एटीपी और एटीपी और एटीपी और एटीपी, ऐसे बहुत ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आप ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, इस रूम का ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, विद टाइम क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन कम होते जाएगा, लेकिन आपके एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब उस टाइम पे क्या होगा, आपके मसल्स में सबसे ज्यादा, आप जब एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट कौन से लोकेशंस पे होगी, जहां जहां आपके बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होंगे। तो जहां जहां मसल्स है बच्चों, वहां एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। इस कंडीशन को आप कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हो जाता है तो वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो बच्चों हमारे बॉडी में भी कुछ लोकेशंस पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है।
तो बच्चों यहां पे मैंने आपको दो कंडीशंस बताए हैं। पहला कंडीशन क्या था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों याद रखें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन जो होगा वो किसके अंदर होगा, बैक्टीरिया के अंदर होगा। और बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया विल कन्वर्ट ग्लूकोज और एनी बायोमोलिक्यूल इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, इथेनॉल भी बनाता है बच्चों। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, इस टाइप का रेस्पिरेशन विल अकर इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होगा। और बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और क्या बना देंगे, लैक्टिक एसिड या फिर इथेनॉल बना देंगे। तो इसलिए आपने इसका एप्लीकेशन भी देखा होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक एप्लीकेशन है कर्ड फॉर्मेशन। जब कर्ड का फॉर्मेशन होता है, यू पुट द लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया इन द मिल्क। आप क्या करते हैं, मिल्क में लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया डालते हैं। लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया व्हाट इट विल डू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड कैसे होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा बच्चों तो क्या फॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने की वजह से क्या बन जाएगा बच्चों, मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां होगा, मसल्स में। तो मसल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कौन सा प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। यहां पे भी लैक्टिक एसिड बनेगा बच्चों। और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट होता है, जमा होते जाएगा। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एटीपी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। तो जितना ज्यादा एक्सरसाइज उतना ज्यादा लैक्टिक एसिड, इसके वजह से हमारे मसल्स में पेन होता है। बिकॉज एनी एसिड हैज इचिंग प्रॉपर्टी, वो जब स्टिंगिंग प्रॉपर्टी होता है, स्टिंग करेगा, चुभेगा आपको, चुभेगा मसल्स में, चुभेगा तो पेन होगा आपको। So this was anaerobic discussion for anaerobic respiration. We will deal with this in detail after some time when we will discuss the steps. जब हम लोग steps को discuss करेंगे बच्चों, तो ये absence of oxygen and lack of oxygen का anaerobic respiration हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया होगा। यहां पे एन मतलब बच्चों एब्सेंस, एन शब्द का मतलब ही होता है एब्सेंस। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा एंड इट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। तो बच्चों हम लोग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो डिस्कस करते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो बच्चों याद रखो, रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर्स इन 3 स्टेप्स इन ह्यूमन बीइंग। द फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, second step will occur with the help of Krebs cycle, third step will be electron transport chain। तो बच्चों इसके साइट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द साइट्स ऑफ रिएक्शन साइमल्टेनियसली, उसके साथ हम लोग साइट्स भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपको पता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज, आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज। पावर हाउस मतलब बच्चों एनर्जी। व्हाट इज द वर्ड पावर, पावर इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद एनर्जी। तो जहां कहीं भी एनर्जी शब्द आएगा तो वहां पावर आ जाएगा। अब जहां एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वैसे हाउस को आप क्या बोलोगे, पावर हाउस। तो बचपन से आप क्या पढ़ते आ रहे हो, पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज क्या है आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, इसका मतलब एटीपी फॉर्म होगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, साइट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे साइट्स ऑफ रिएक्शन। रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं, उन लोकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, और इस सेल के अंदर क्या है, ये समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो सेल के साइटोप्लाज्म में यहां पे ग्लाइकोलिसिस होगा। तो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। अब यहां से हमको एक बात समझ में आती है बच्चों कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब बच्चों आपने पढ़ा है बैक्टीरिया के बारे में। व्हाट आर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा। अब आपने पढ़ा है कि मोनेरन्स जो होते हैं वो मोनेरन्स क्या होते हैं? मोनेरन्स कौन से टाइप का सेल होता है मोनेरन्स के अंदर? मोनेरन्स मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप का सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल। अब वहां जब आपने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था तो वहां पढ़ा होगा आपने कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसका मतलब बैक्टीरियंस में या फिर मोनेरन्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो एक बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो मतलब ये दोनों क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो ये दोनों रिएक्शंस क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये बैक्टीरिया में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल एंड द प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरियंस लैक माइटोकॉन्ड्रिया, हेंस क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगा। लेकिन बच्चों देखो, बैक्टीरिया के पास साइटोप्लाज्म होता है क्या? यस। तो ये साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप अकर होता है? ग्लाइकोलिसिस। तो बैक्टीरियंस के अंदर, मोनेरन्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो सकता है। इसीलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बच्चों कि ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन बोथ, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये दोनों में है, जो चीज दोनों में होता है उसको आप कहते हैं एम्फी। क्या कहते हैं? एम्फी। एंड रिएक्शन को बायोलॉजी में कहते हैं बोलिज्म। रिएक्शन को कहते हैं बोलिज्म। क्या ये ग्लाइकोलिसिस एक रिएक्शन है? यस, ग्लाइकोलिसिस इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बायोलॉजी में आप रिएक्शन को कहते हैं बोलिज्म। एंड ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में होता है। तो जो चीज दोनों में होगा, दोनों के लिए आप शब्द इस्तेमाल करेंगे एम्फी, एंड रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे बोलिज्म। हेंस यू विल कॉल ग्लाइकोलिसिस एज एम्फीबॉलिक पाथवे। Why you will call it as amphibolic pathway? Because it occurs in both prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. तो गाइस आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आज के सेशन में हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, उसका डेफिनेशन, हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के टाइप्स और हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के स्टेप्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया बच्चों कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स के साइड्स कहां कहां कौन सा स्टेप होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों ऐसे ही शानदार वीडियोस पाने के लिए लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।